अस्सलामुअलैकुम। पासबान इस्लाम के साथ मैं हूं अजीम राना। नाजरीन, ईरान जंग के तनाजुर में ईरानी पासदारान के आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल और ईरानी प्रॉक्सी यमनी हौसियों का बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों को टारगेट करने की कोशिश ने बुहैरा अहमर से बुहैरा अरब तक स्टेक होल्डर्स ममालिक को बहरी दिफाई इत्तेहाद की तश्कील का रास्ता दिखाया है। 14 मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद खलीज के पानियों से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करेगा, जहाज़ों पर होने वाले हमलों का मुश्तरका जवाब देगा और आबनाए हुर्मस, बाबुल मंदब जैसे चौक पॉइंट्स का कंट्रोल बहाल कराएगा। इत्तेहाद बुहैरा अरब से बुहैरा अहमर तक मेरी टाइम सिक्योरिटी का जामिन होगा। आबनाए हुर्मस से खलीज अदन तक नया पावर ऑफ बैलेंस तश्कील देगा। बहरी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत से पाक बहरिया को बहरे हिंद से बुहैरा अहमर तक रसाई मिलेगी। सी पैक से जुड़े बहरी तिजारती रास्तों की तश्कील में पाकिस्तान का किरदार कलीदी होगा और बुहैरा अरब के पानियों में मेरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर जाएगा। लेकिन पहले मुश्किल और मुतवाज़न फैसलों का पुल सिरात अबूर करना होगा, इसलिए कि ईरान हमारा बराह रास्त पड़ोसी है और सऊदी अरब डिफेंस इत्तेहादी है। अगर इस्लामाबाद किसी तनाज़े का हिस्सा बने बगैर दोनों बरादर ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है तो यकीनी तौर पर यह सिफारती महारत का अरूज होगा। इसी तनाजुर में ईरान जंग के फैलते मंजरनामे का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब। इमरान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, 14 मुल्की बहरी जो दिफाई इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है बुहैरा अहमर से बुहैरा अरब तक, आपको क्या लगता है कि ये तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए किस तरह काम करेगा? तरजीहात और अहदाफ क्या होंगे इसके? मेरा ख्याल है ऐसे ही एक फ्रिवलस प्रपोजल है। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा आप कि इन नैरो स्ट्रेट्स के ऊपर आप 14 मुल्कों के इत्तेहाद अपनी शिप्स चलाएं। ये सिर्फ एक इस वक्त एक प्रपोजल है, आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वेट है। अच्छा, इसमें कोई वेट नहीं, आपको लग रहा है कि ये एप्लीकेबल सोल्यूशन नहीं है कोई, तो फिर इसका काउंटर कोई सोल्यूशन हो सकता है? यही सऊदी अरेबिया को और ईरान को उससे बात करनी पड़ेगी कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है बाबुल मंदब में और ये जो गल्फ में भी सुलह नहीं हो रही, इसका नुकसान तमाम दुनिया इस्लाम को और मिडल ईस्टर्न पार्स को होगा कि ये इजराइल के हाथ में खेल रहे हैं। अगर और दोनों साइड से दोनों को रुक जाना चाहिए। ये मजीद आप शिप्स खड़ी करके और ये पाकिस्तान नेवी इज ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स ऑल्सो, ये बातें अखबारों में ये हुकूमत ने और बाकियों ने ये फैलाई होती हैं। पाकिस्तान नेवी इज ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड। वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का मान रखते हुए ज़रूर हाँ की है, लेकिन 14 मुल्कों के ममालिक वो शिप्स चलाएं, वो टैंकर्स की हिफाजत करें और उसके बाद चलें, ये आई डोंट थिंक इट्स अ प्रैक्टिकेबल प्रपोजल। लेट्स सी फॉर द डिस्कशन इमरान साहब। अभी अगर हम इसको ऐसे देख लें कि अगर ये अमल में आता है, ये वाला सारा पैक्ट होता है और ये इत्तेहाद कायम होता है, तो आपको क्या लगता है कि ईरान का रवैया क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? बहुत बुरा। ईरान उसको अपने साथ दुश्मनी समझेगा, फिर कौशर हो जाएगा। वो जो तमाम लोग जिनकी शिप्स वहाँ हैं उन पे ईरान हर तरह का अटैक, ये ईरान की पॉलिसी है कि अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे। इसलिए जो इसका पॉजिटिव, जो इसका पीछे कॉज है उसको एड्रेस करना चाहिए और इसको मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर एक और शिपिंग वॉरफेयर शुरू हो जाएगी दुनिया की लेन्स में। ना दुनिया का तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ना ही इन ममालिक का फ़ायदा होगा। सऊदी अरेबिया इतना ताकतवर मुल्क है कि उसको ये अलायंस बनाने की और 14-15 मुल्कों को इकट्ठा करने की आई थिंक सऊदी अरेबिया के पास अपनी इतनी पावर है। और देखिए, अगर अमेरिकन आर्माडा वहाँ खड़ी है बहुत अरसे से, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में भी खड़ी है और अपना ये बाबुल मंदब के पास और रेड सी के पास भी खड़ी है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके एयरप्लेन्स वहाँ से जा सकते हैं। इस सारे मैस के अंदर आप एक और 14 मुल्कों का इत्तेहाद डालें, मुझे तो समझ नहीं आता इसका क्या लॉजिक है, जबकि ऑलरेडी जो 2 ममालिक में जंग हो रही है जो वहाँ स्टेशन है। तो इमरान साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई ट्रिकी में है अभी? अभी हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा इस हवाले से कि कोई एक साइड पे करनी पड़ेगी, या फिर हम लोग डिप्लोमेटिकली ये सिचुएशन को काउंटर करने में कामयाब रहेंगे? डिप्लोमेसी वगैरह की बात नहीं है। अब ये हाईएस्ट लेवल पे लीडरशिप की डायरेक्टली बात करने की बात है कि उनको बताएं ईरान को भी और सऊदी अरेबिया को, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया को,
हमने अभी तक डिफेंड किया है, सऊदी अरेबिया को ज़रूर डिफेंड करें, लेकिन अगर ये बहरी बेड़ा बनेगा तो ये तो ईरान के लिए सिटिंग टारगेट्स आप पैदा कर रहे हैं। आप तो मामले को इस हद तक खराब कर रहे हैं, आपको पहले समझाना चाहिए अपने दोस्त मुल्क को। आप मेनलैंड ऑफ सऊदी अरेबिया से अगर आप मिसाइल से इसको काउंटर कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन आप एक बहरी बेड़ा बना रहे हैं 14 ममालिक का। मेरा तो ख्याल है, मेरी इंडिपेंडेंट राय में जी, मैं किसी हुकूमत का या किसी का वो नहीं हूँ सपोर्टर। मेरी जो स्ट्रेटेजिक माइंड कहती है, जो मैंने जिंदगी में देखा है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्रपोजल। और अभी इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अमेरिकी सदर ट्रंप जो कि अभी ये कह रहे हैं कि जी ईरान पर फौजी हमलों का नया फेज शुरू होने जा रहा है और मुमकिना तौर पर इसराइल और अमेरिका मिलकर दोबारा से वो इतने हमले करेंगे कि जो एटमी तनसीबात हैं ईरान की, उनको मज़ीद ज़मीन के नीचे दफन किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल मज़ीद वर्स होगी? जी, जब आपने दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के एक बड़े मुश्किल से इलेबरेट MOU में से दोनों ने एक अपनी तरफ से फैसला किया कि निकलना ही बेहतर है और पावर प्रोजेक्शन बेहतर है, तो अब तो ये बुरी होगी, अब अच्छी होने से पहले ये बुरी होगी। ये भी हो सकता है कि वो धमकी दे रहे हो और वो बार्गेनिंग या डिप्लोमेटिक टेबल पे चले जाएं, लेकिन ईरान भी उनको सांस नहीं लेने दे रहा। ईरान अटैक कर रहा है पूरी गल्फ में टैंकर्स को, और ईरान के की आशीर्वाद से ही हम लोग समझेंगे कि बाबुल मंदब पे हुतीस के अटैक हो रहे हैं, लेकिन सऊदी शिप्स के ऊपर। तो ईरान को भी बाकी चीज़ें छोड़ के ईरान को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान इस जंग से पहले भी सुलह करवाई थी चीन के साथ मिलके, अब भी हम इंटरेस्टेड हैं, और मुस्तकबिल में भी जब ये जंग थम जाएगी, सबसे दो बड़े मुल्क इसके मिडल ईस्ट के वो सऊदी अरेबिया और ईरान होंगे। तो इसलिए सोचते हुए भी सऊदी अरेबिया के साथ कैनेटिक वॉरफेयर को कम से कम रखना चाहिए और पाकिस्तान को यहाँ इनको रोकना चाहिए, दोनों ममालिक को। अगर पाकिस्तान रोक सकता है, मेरा नॉलेज ये है कि पाकिस्तान भी ये सालसी से और बाकी चीज़ों से थोड़ा थका हुआ है, लेकिन आई थिंक वो जो फील्ड मार्शल हैं, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि किसी तरह, राइटली सो, उन्होंने अपना सब कुछ इसमें इन्वेस्ट किया कि एक दफ़ा फिर ये बार्गेनिंग पोजीशन में चले जाएं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पॉज लें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान भी पॉज ले, और जब ईरान पॉज लेगा तब दुनिया अमेरिका को कहेगी। अमेरिका को भी कुछ हासिल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। अमेरिका और इजराइल मजीद अटैक्स कर लें, वो कहाँ नीचे, वो तो पहले ही कहते हैं उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म है। अब वो पिकैक्स माउंटेन रह गई है, एक माउंटेन, वो मेरा ख्याल है बहुत नीचे है। उसको फिर टारगेट करने के लिए क्या आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लगाएंगे? क्या आपको होश है? क्या अमेरिका को ये होश है कि वो इजराइल के कहने पे किस हद तक अपनी कौमी सालमियत तो एक तरफ, अपने सोल्जर्स, और सबसे बड़ा दुनिया में एक इमेज है अमेरिका का एज अ पीस मेकर, उस पे जाए और इजराइल के हाथों बार बार ब्लैकमेल ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, और ईरान को भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा पॉज दे ताकि पीस को कोई चांस मिल सके। बिल्कुल, पॉज लेना ज़रूरी ताकि पीस को चांस मिले, लेकिन ये पॉज लिया भी गया इमरान साहब, पीस तो कायम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, या डेलिबरेटली ये पॉलिसी अपनाई जा रही है कि पॉज लिया जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद हमले कर दिए जाते हैं? मेरा ख्याल है अमेरिका भी कंफ्यूज है, क्योंकि अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस ये फैसले नहीं कर रही। ये नहीं कि वो हमेशा अच्छे फैसले करती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, DOD, लेकिन एक सेट ऑफ प्रोफेशनल्स है जो वॉर गेमिंग करते हैं, और फिर इस वक्त जो फैसला साजी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, और उनकी कोई बहुत सवाए वाइस प्रेसिडेंट के बाकी लोग इतने इक्विप्ड नहीं हैं कि वो वॉर से डील कर सकें और वॉर कर सकें। ना रूबियो इक्विप्ड है और ना हैक्सेट इक्विप्ड है। हाँ, उनके वो जो कमांडर हैं सेंटकॉम के, ही इज़ अ फाइन ऑफिसर, लेकिन उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नो कर सकें। अमेरिका को टिट फॉर टैट ईरान का जवाब देने की बजाय वसीउल कल्बी और एक सुपर पावर की तरह इन मामलात से डील करें। ये जो जंगबंदी जो टूटी है,
इसमें अमेरिका का भी उतना ही किरदार है जितना ईरान का है। ईरान ने थोड़ा सा मौका दिया तो ये तैयार बैठे थे। ये दोनों मीडिएटर्स के पास जा सकते थे, लेन्स डिसाइड कर सकते थे, ओमान को ला सकते थे। उस वक्त जनाजा हो रहा था शहीद खामेनी का, रुक जाते तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गलत तरफ चला गया सारा कुछ। और इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेंड कितना ख़तरनाक होता जा रहा है? जो रीजनल कह लें कि प्रॉक्सीज़ हैं या जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। इराकी मिलिशिया है ईरान की, इसके अलावा हौसी हैं, फिर यूक्रेन भी इसमें शामिल है, उसने भी ईरानियन शिप को अटैक किया था। देखिए, यूक्रेन जो है ना, वो अपनी लॉयल्टी अमेरिका के साथ और ईयू के साथ शो करना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि मेरे पास ड्रोन्स हैं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे रूस से बेहतर अमन लेके दो। यूक्रेन का ये पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए उसने कैस्पियन सी में अटैक किया। जो हुसीज हैं वो यमन की आबादी का हिस्सा है। वो उनको ट्रेडिशनली ये प्रॉक्सी कहना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। सिमिलरली हिजबुल्लाह जो है वो साउथ लेबनान के लबनानी लोगों पे मुनहसर एक जमात है, जिसको 1982 के बाद से मजालिम की इंतहा जिन लोगों पे की गई इसराइल की तरफ से। हमास जिसने डिसआर्म करने का अपने आप को बहुत बड़ा फैसला कर लिया, वो गाजा के उस डंपस्टर में से अवाम की उमंगों वाला एक तबका है। ये सिर्फ ईरान की प्रॉक्सीज नहीं है, ये इजरायली मजालिम के खिलाफ उभरने वाली रेजिस्टेंस की तहरीकें हैं, जिस तरह कश्मीरी हैं इंडिया में और जिस तरह और फ़लस्तीन की पार्स हैं। तो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, बहुत दफ़ा उसको मैं खुद भी अपना लेता हूँ। ये गलत अपनाते हैं। ईरान को भी इनको रोकना चाहिए, ईरान को रिस्ट्रेंट करनी चाहिए, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ईरान अगरचे जंग जीत गया है, सब कुछ हो गया है, ठीक जा रहा है, लेकिन ईरान जंग परपेचुअली नहीं जीता। वो अटैक कर सकते हैं और वो बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। उनका अपना कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ईरान का भी नुकसान होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं कि अमेरिका के पास एम्यूनेशन ख़त्म हो रहे हैं, उनके मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको ईरान बड़ा सक्सेसफुली टारगेट कर रहा है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के कोई फैलाई गई अफवाहें होती हैं? इससे कई ज़्यादा पावर अमेरिका भी रखता है। अमेरिका के पास बहुत पावर है। ये जो अमेरिका का डेथ बेड अनाउंस हो रहा है ना कि अमेरिकन पावर ख़त्म हो गई, अमेरिका डिक्लाइन में है, शायद किसी इकोनॉमिक डिक्लाइन में हो, इट्स मिलिटरीली द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अगर उसके पैट्रियट मिसाइल्स खत्म भी हो गए तो नुकसान तो फिर जॉर्डन को और बाकियों को होगा ना, अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका की शिप्स प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर उसके एम्यूनेशन जो डिफेंसिव एम्यूनेशन खत्म हुआ है तो वो फिर ऑफेंसिव में बहुत बड़ा और खतरनाक हमला कर सकता है। अमेरिका तो एक जंग में एक हार आफ्टर हार, अफगानिस्तान में कितनी शेमफुल हार हुई है इनको 2021 में, अमेरिका खड़ा है क्योंकि अमेरिका ज्योग्राफिकली बाकी दुनिया से हट के है। उसके और बाकी दुनिया के दरमियान अटलांटिक ओशन आती है, इसलिए अमेरिका गलती करके बच सकता है। लेकिन फर्ज करें कि ईरान के बच्चों के ऊपर अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हों और हजारों बच्चे और बड़े शहीद हो जाएं, तो क्या ये एक जंग की एक अच्छी कॉस्ट है? मैं पासदारान इनकलाब, उन्होंने कहा उर्दू में हमारा प्रोग्राम सुनना है, लेकिन वो गलती कर रहे हैं सही कि वो एक ऐसी डगर पे चल चुके हैं जिसमें वो सही समझते हैं कि सारा ईरान शामिल है, हम अमेरिका को सबक सिखाएं। अमेरिका को कभी आप टोटली नीचा नहीं दिखा सकेंगे, यानी कि अमेरिका को आप हार भी जाए मिडिल ईस्टर्न थिएटर में तो अमेरिका इंटैक्ट रहेगा, इसलिए इसको तूल ना दें। ये तो एक अमेरिकी तारीख में रही ना इमरान साहब के जब जंग में अमेरिका दाखिल हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि वो मज़ीद ताकतवर बन के ही निकला है, तो उनकी जो वेपन इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करती है। तो आपके ख्याल में जंगों में उलझे रहना भी एक स्ट्रैटेजी होती है अमेरिका के लिए जो काम करती है? नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़
कि क्या अभी जैसे चाइना और रशिया 2 बड़ी ताकतें हैं जिनको देखा जा रहा है, किसी में भी इतनी हिम्मत सकत नहीं है कि वो अमेरिका को कंट्रोल कर सकें या उन्हें समझा सकें? आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनमें चाइना में सख्त है, लेकिन चाइना इस स्टेज पे अपनी जिंदगी की एक मिडिल ईस्टर्न वॉर में दाखिल नहीं होगा। ये उनकी स्ट्रेटजी है। उनकी ईरान से उनको इतनी मोहब्बत नहीं है कि ईरान को बचाने के लिए वो अपने बहरी पेड़ों को करें और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खराब करें। दे आर वेरी क्लियर। रूस अमेरिका के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ इस वक्त शामिल नहीं होना चाहता। यूक्रेन की जंग नहीं है सिर्फ, वो जनरली भी इस सारे ब्लॉक को अपने खिलाफ करके एक नई कोल्ड वॉर शुरू नहीं करना चाहता। और वो भी ईरान से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी ईरान से, अगर आप जेन्युइनली ईरान से प्यार करते हो जितना पाकिस्तान प्यार करता है, कि आप ईरान की सॉवरेनिटी को बचाएं। वो भी अमेरिका को जो नुकसान हो रहे हैं उनको बड़े मजे लेके देख रहे होंगे। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब, वो दोनों जंग में डायरेक्टली नहीं कूदेंगे। जो पहला सवाल है आपका कि उनकी इंडस्ट्री के लिए वो जंग करते हैं, एक हद तक करते हैं, लेकिन इस दफा मिडिल ईस्ट में चूंकि उन्होंने 5 ममालिक को बचाना था, तो उनका एक बड़ा सब्सटेंशियल जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है मिलियंस के, वो उनका नुकसान हुआ है। लेकिन इन द लॉन्ग रन वो दोबारा बना लेंगे। और अगर उनके $100 बिलियन भी खर्च हो जाएं, तो अमेरिका की इकोनॉमी डेट पे चलती है। वो कभी भी इस हद तक नहीं गिरेगी कि अमेरिका जमीन बोझ हो जाए। वो इस तरह का मुल्क है जो कि अपनी टेक्नोलॉजिकल एज की वजह से हमेशा बच जाता है, अपनी वसत, जमीन की वसत से और दूरी की वजह से। बिल्कुल। तो इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान में भी हमें जज्बाती होके बड़े बड़े नारे लगा के, हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ईरान से प्यार करती है। बिल्कुल। हमें ईरान से अगर हम जेन्युइनली प्यार करते हैं तो ईरान को ये गुस्सा दिला के और ईरान के हक में नारे लगा के ये अबदी जंग जीत चुके हैं, ये नहीं है। अपने ममालिक को बचाना, रहे हैं कि अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, जज्बात से जंगें नहीं जीती जाती हैं। सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस, और ये अगेन कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि व्हाट कुड बी द बेटर टाइम देन दिस फॉर चाइना स्पेशली, कि जहाँ पर कभी अब हमने नहीं देखा उसकी तारीख में कि वो एक्टिवली किसी वॉर थिएटर में एंगेज हुए हैं और अपना मेटल प्रूव किया है। आई गेस अगर चाइना इस रेस में है कि वो बड़ी ताकत है, तो ये मेरे ख्याल से एक राइट मौका है उसके लिए इन्वॉल्व होने का। और आपने ईरान की बात की कि उसको सबक सीखना चाहिए, उसको कंट्रोल थोड़ा करना चाहिए, वो अमेरिका को सबक नहीं सिखा सकता है, अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो ईरान के पास फिर सेफ पैसेज क्या बचता है? देखिए, ईरान ने अमेरिका को ना बेटा सबक सिखा दिया है, जो दुनिया में कोई मुल्क क्लेम नहीं कर सकता था कि इतनी सीवियर एरियल बम्बार्डमेंट के बाद खड़ा हो जाए और अमेरिका को थ्रेटन करो। ईरान उसने नोबिलिटी के साथ एक सुरखाब के भर के साथ अपने आप को प्रूव कर दिया है। और आपका पहला सवाल है चीन दाखिल होगा साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में कोरियाज में कोई चीज तो जरा करके दिखाएं आप। चीन विल यूज इवन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इन द साउथ चाइना सी। वो उसकी ताइवान के अराउंड एरिया, वो एरिया उसकी प्रेफरेंस नंबर 1 है अपने अराउंड। पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे हमला हुआ तो चाइना ने जिस तरह पहले रियल टाइम में पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान इज अ रेड लाइन फॉर चाइना। सही। लेकिन मिडिल ईस्ट रेड लाइन नहीं है चाइना। ठीक है जी, मिडिल ईस्ट चाइना की रेड लाइन नहीं है। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब, आपने वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। अमेरिका की जो सूरत हाल है जंग की ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान ने एक अच्छा सबक सिखाया है इस हद तक अमेरिका को कि इकोनॉमी में इतना तगड़ा होना, टेक्नोलॉजी में इतना तगड़ा होना, उसके बावजूद ईरान ने जितना लंबा इस जंग को खींचा है, इन अ लॉन्ग रन ये वाकई नुकसानदेह साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। और फिर अमेरिका को अपने माजी से सबक सीखना चाहिए कि जितनी जंगों से वो निकला है क्या हासिल किया है उसने। तो अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आप कोई मत जाइए। बलोचिस्तान में रवां साल पाक फौज के 31,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। रोज़ाना 10 की औसत से 2084 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इंटेलिजेंस नेटवर्क की गैर मामूली फालियत, शिनाख्त की तस्दीक और मुसलसल रैकी के बाद दहशतगर्दों का शिकार किया जा रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की नई हिकमत अमली का गुमान हो रहा है।
डीजी आईएसपीआर ने जुमे के रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम दहशतगर्दों का अब शिकार करेंगे और इसीलिए अब फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी सलामती के लिए गुड गवर्नेंस को लाजमी करार दिया है और ये कहा कि बलूचिस्तान का मसला वहां के सरदार और एलीट तबका है। तज्जियाकारों के मुताबिक डीजी आईएसपीआर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिला कि बलूचिस्तान में फौजी हिकमत अमली को नए स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत है। क्या वाकई ये ऐसा है, ये जान लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि डीजी आईएसपीआर ने गुज़िश्ता रोज़ ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक जब वो तबादला ख्याल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाक फौज अब बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, ऐसा ये तासुर लगा कि अब इसको मल्टी डायमेंशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी से बदला जा रहा है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जिस तरीके से रोज बरोज ये दहशतगर्दी एस्केलेट हो रही है, जाहिर है ये क्योंकि बहुत हेवीली स्पॉन्सर्ड है, फंडेड भी है, मिलिटराइज्ड भी है हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों से, तो इसको जिसको कहते हैं ना, एक कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना हो तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी से ही काउंटर किया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस बेस भी होगी, टैक्टिकल लेवल पर भी होगी, लेकिन फिर मैं इसको 3 टीयर्स कहूंगा कि इसकी स्ट्रैटेजी में एक टैक्टिकल लेवल है जो आप नॉकआउट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, हाइड आउट इनके जो इनको निशाना बनाते हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाते हैं, ये होती है टैक्टिकल स्ट्रैटेजी। एक होती है नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी, जैसे हमने वो आपको नेशनल एक्शन प्लान पर भी बात हुई है, कई दफा हो चुकी है कि कितने उसमें से पैराए या कितने नुक्तों पर अमल दरामद हो चुका है। वहां अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर एक रिजॉल्व कमजोर हो जाता है पाकिस्तान का। तमाम पार्टियों ने उस पर कंसेंसस किया था, वो होना चाहिए। और एक होती है स्ट्रेटेजिक लेवल पर। स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब ये है कि दुनिया ने हमारी एक कमिटमेंट जो इस अमन के खत्ते में, अमन के लिए ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान देखी कि कितनी सिंसेरिटी से हमने किया। हमने दुनिया को साबित किया कि हम पीस लविंग मुल्क हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो अब मेरा ख्याल है दुनिया को भी एक रेसिप्रोकेशन, हम कोई बदले में नहीं चाह रहे, कंपनसेशन नहीं चाह रहे, लेकिन दुनिया को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अपने चैलेंजेस हैं उसमें भी वो अपना अपना रोल प्ले करें और जहां जहां से फंडिंग होती है उसको एक्सपोज करने में हमारी मदद करें। खालिद चिश्ती साहब, जैसे डीजी आईएसपीआर की जो गुफ्तगू है उसे ये तासुर मिला कि अब फौज कोई जारहाना हिकमत अमली अपनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कितनी मौसर हो सकती है ये हिकमत अमली? देखिए, दुनिया में कोई भी फौज तनहा नहीं लड़ती जब तक उसकी कौम पीछे ना हो, और जो उसकी मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, लीडर्स पॉलिटिकल हैं, तमाम के तमाम उसको बैक करते हैं। और सबसे बढ़कर जो अवाम होती है वो करे। अगर अवाम डिप्राइव्ड होगी, हैव और हैव नॉट का गैप ज्यादा होगा, गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज कहीं होगी, या उनको आम लोगों को ये पता लगेगा या महसूस होगा कि मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग या पार्टिसिपेशन हुकूमत में बहुत कमजोर है या ना होने के बराबर है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो या जागीरदार हैं या फ्यूडल्स हैं या नवाब्स हैं, तो वो मैं उस सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दुश्मन आपका पेनिट्रेट करने के लिए अच्छे मौके तलाश करता है, और अच्छा मौका उसको तब मिलता है जब उसको ये लगे कि आम लोगों में और जो हुकूमत में लोग हैं उनके अंदर एक दरार है, एक वैक्यूम है, एक सेंस ऑफ नॉन बिलोंगिंग है। दैट मीन्स वो ओनरशिप नहीं करेंगे। जब वो ओनरशिप नहीं करेंगे और ये लगेगा उनको कि मेरे बच्चों ने कल बड़े अफसर नहीं बनना, हुकूमत में पार्टिसिपेट नहीं करना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं बनना, बड़ा वकील नहीं बनना, जब आम लोगों को ये होगा तो फिर ऐसे लोगों की जो जिसको कहते हैं ना हैव और हैव नॉट का गैप बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उसको स्टेक नहीं होते उसके स्टेट के साथ, कि मैं अगर स्टेट से लॉयल्टी भी करूंगा तो मेरे लिए क्या है, मेरे खानदान, मेरे आने वाली नस्लों के लिए क्या है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जहां कमजोर होती है, दुश्मन वहीं हमला भी करता है, वहीं वैक्यूम भी तलाश करता है, और वहीं अपने लिए ऐसी मैन पावर तलाश करता है जो जाहिर है थोड़े बहुत इंसेंटिव, फाइनेंशियल या किसी और कंपनसेशन की वजह से दहशतगर्दी पर उतरने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी खालिद चिश्ती साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर 100-200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अगर हो रहे हैं उन इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि दहशतगर्द किसी ना किसी सरकारी जो दफ्तर है, कोई सरकारी बिल्डिंग है, उस पर कब्जा करते हैं। इवन अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, एफसी को निशाना बनाते हैं, पुलिस को निशाना बनाते हैं। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की आप बात कर रहे हैं, ये आपने सही बात की है कि जब तक नहीं होगी तब तक इन दहशतगर्दों को सोसाइटी से आइसोलेट नहीं किया जाएगा। अब ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे डेवलप की जाए? देखिए, ओनरशिप दे। पिछले कुछ अर्सा पहले कोई तमाम शायद 45-45 के करीब एमपीए को 1-1 बिलियन रुपीस दिए गए थे, तो वो क्या उसकी ट्रांसपेरेंसी हुई कोई?
अब हुकूमत को, अब मैंने अभी सुना था कि स्टेट के इदारे और हुकूमत जो है वो ये रीच आउट कर रही है तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर कि वहाँ की नुमाइंदगी जो है वो सही नुमाइंदे जो है वो डिसाइड करें कि मेरे गांव में या मेरे शहर में, मेरे तहसील या मेरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। अगर हुकूमत एक पर्टिकुलर बजट एलोकेट करती है तो आया उस जगह की या उस डिस्ट्रिक्ट की स्कूल पहले प्रायोरिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई और चीज है उसकी। तो आई थिंक लोकल जो पॉपुलेशन है जब वो डिसाइड करती है तो एक तो ओनरशिप होगी, एक गैप कम होगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में जितनी एफिलिएशन ज्यादा हम डेवलप कर पाएंगे उतना ही ज्यादा है। बलूचिस्तान की एक और लिमिटेशन ये है कि पाकिस्तान का ये 41% इलाका है रकबे के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। मैं आपको अर्ज कर देता हूं ताकि हम कंपैरेटिवली बेहतर समझ पाएं। पंजाब का जो सूबा है, एवरेज पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे तकरीबन 640 लोग रहते हैं। ठीक है। 520 के करीब सिंध में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, 410 के करीब केपीके में रहते हैं और सिर्फ 71 के करीब बलूचिस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं। जिसका मतलब ये है कि बड़ी थिनली पॉपुलेटेड है, दुश्मन को मौके ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि नेबरहुड या पीपल वॉच नहीं है वहां पर या बहुत कम है। एक बात वो है, ऐड करे फ्यूडल सिस्टम और इस तरह का जो सिस्टम जिसमें लोगों को तक नहीं पहुंचते फवायद, ऐड करे सेंस ऑफ डेप्रीविएशन उन लोगों में, और अब मल्टीप्लाई करे दुश्मन की इंट्रूजन से जब वो पेनिट्रेट करके लोगों के अंदर ये एहसास महरूमी का जब वो ख्याल करते हैं। तो आई थिंक तमाम टीयर्स पर हमें करने की जरूरत है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या पर्टिकुलर गवर्नर्स या ओहदेदारों को नहीं टच कर रहा। मैं 70 सालों से 78 सालों से जब से हम पाकिस्तान देख रहे हैं, मेरी खुद भी पाक फ़िज़ाइया के टेन्योर के दौरान 2 दफ़ा कोयटा पोस्टिंग रही है, तो मैं इस इलाके को जानता हूं, तमाम को, लोगों से भी मिलता रहा हूं। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ओनरशिप कितनी है और कितने इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोग, उसने असर असल सही मानों में डालना है। ठीक है। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, तो वाज़ेह है गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है और वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का हिंट दिया है। अब आपको क्या लग रहा है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मजीद बना दिए जाएंगे या जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो सही मानों में एक्सरसाइज की जाएगी तो उससे भी एक सेंस ऑफ जो बिलोंगिंग है वो डेवलप होगी और हालात मजीद बेहतर होंगे? नंबर 1 इज़ दिस, एंड नंबर 2 सेकंड सर ये कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत होगी? जैसे भी आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सारी ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ पर मालिक होते हैं, जो चीफ होते हैं, चीफटेंस होते हैं अपने अपने क्लैन के। अब वहाँ पर लोगों को भी तो कहीं ना कहीं ये आदत है ना कि जब तक उनका चीफ डिसीजन नहीं करेगा तब तक वो कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। तो वो एक डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? साइकोलॉजिकल से ज़्यादा ज़रूरी एक बेसिक एजुकेशन है। इतना बड़ा सूबा है और लिटरेसी रेट शायद लोएस्ट है बलूचिस्तान का, इसीलिए उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। ज़्यादा तालीम हासिल करके वो अच्छे ओहदों पर आ नहीं सकते। जब नहीं आते तो ये एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है फक्त, यानी एक चीज़ दूसरे को लीड करती है, एक मायूसी दूसरी को लीड करती है। आई थिंक अवेयरनेस की जरूरत है। जो भी स्टेट के इदारे हैं उनको एंगेजमेंट पॉलिसी करके इन तमाम सरदारों को, फ्यूडल्स को, नवाब्स को ये बावर कराना पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर। मैं अर्ज कर देता हूं, जो लोकल बॉडीज होती हैं ना होने के बराबर है पाकिस्तान में, तमाम सूबों में 5% एक पाकिस्तान का जो एवरेज बजट कंज्यूम होता है लोकल बॉडीज के जरिए। चीन को देख लें, जहां कहा जाता है बड़ी स्ट्रिक्ट गवर्नेंस है, कम्युनिज्म है, दूसरी चीजें हैं, सोशलिस्ट है, वहां पे 85% जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर लोगों के नुमाइंदे खुद खर्च करते हैं, जो बजट होता है एक शहर का। यहाँ पे ऑल टुगेदर डिफरेंट हमारे डायनामिक्स है। आई थिंक हमें दुनिया से सीखना है। दुनिया ने, और चाइना ने सबसे ज्यादा दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया, लो पॉवर्टी से लोगों को निकाल के एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लिविंग में ले गया। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों का, अगर 85% बजट उस शहर के, उस गांव के लोगों की मर्जी से खर्च होगा तो जाहिर है ओनरशिप आएगी। ओनरशिप आएगी तो उनके मसले फोकस होंगे कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो इट्स मेरा ख्याल है ये कैंपेन है ना, ओवरनाइट होने लगी है ना। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि जो 78 सालों से है कसूर किसका है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में आई थिंक हमने दुश्मन को डिनाई भी करनी है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, और अपने लिए भी एक सूबे को भी डेवलप करना है। तो खास तौर पर बलूचिस्तान में और उसके बाद केपीके में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और एक वॉन बर्टन एक स्ट्रेटजिस्ट थे ब्रिटिश, जिन्होंने 1890 में FC बनाई थी, फ्रंटियर कोर। ये फ्रंटियर कोर अंग्रेजों ने बनाई थी और उसका कॉन्सेप्ट ये था, उसी बर्टन ने कहा था, जो उनका मिलिट्री ऑफिसर था, उसने कहा था लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड। अब इससे सिंपल मेरा ख्याल है डेफिनेशन जो तकरीबन 150 साल पहले एक शख्स कह गया ब्रिटिश, तजर्बा करके उसने पुलिस तमाम के तमाम लोकल बनाई थी, उन्हीं को स्टेक होल्डर बनाया था, वही लॉ एनफोर्समेंट करते थे, वही एक जिसको कहते हैं विजिलेंस रखते थे, वही स्मगलिंग रोकते थे। तो जितनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस वक्त 150 साल पर अंग्रेजों ने सोची थी, मेरा ख्याल है उसकी जरूरत आज भी है।
लेकिन खालिद चिश्ती साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये सारे मामला 70-75 साल गुजरने के बाद रियलाइजेशन ये हो रही है? आपको क्या लग रहा है, ये कोई मुजरिमाना गफलत थी, सोची समझी साजिश थी? नहीं, हमारी लिमिटेशन है सिस्टम में, क्योंकि हमने वहाँ अपनी अलायंसेस बनाने होते हैं, अपनी मर्जी की गवर्नेंस करनी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइजेस कर जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन, या अपनी सीटें, या अपनी मेंबरशिप, या अपनी चीफ मिनिस्टरशिप या गवर्नरशिप, और मुख्तलिफ ओहदे हो सकते हैं। उनके लिए फिर आप ले दे करते हैं, यानी गिव एंड टेक करते हैं, तो जो बिगर ऑब्जेक्टिव है वो रह जाता है। फिर नेग्लिजेंस बाय डिजाइन नहीं भी हुई, अगर जानबूझकर नहीं भी हुई, लेकिन इफेक्ट तो नजर आ रहा है ना अभी हमें। बिल्कुल। अभी गुड गवर्नेंस की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि DGISPR ने बड़ा जोर दिया गुड गवर्नेंस पे, आपको क्या लगता है उस हवाले से पहला कदम क्या होना चाहिए? पहली प्रायोरिटी अफवाज पाकिस्तान के लिए बिलखसूस क्या होगी, क्योंकि हमारी अफवाज को ही चैलेंजेस का सामना है ज़्यादा वहाँ पर? देखिए, फौज खुद अकेले तो स्टैंड अलोन हर एक का मसले हल नहीं कर सकती ना, दुनिया में कहीं भी नहीं करती फौज। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो लोकल रूलर्स होते हैं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो लोकल लीडरशिप, उनको जेल करना पड़ता है। इनेबलिंग कैपेसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी, वो तो फौज जाहिर है कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन फौज खुद आकर एक गवर्नेंस संभाल के, गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि फौज आ जाए, उसका मतलब ये होता है कि हम कैपेसिटी बिल्ड करने में फौज हेल्प करे, लेकिन खुद लोग डिसाइड करें कि हमने किस तरफ जाना है। पॉलिटिकल लीडरशिप सर जोड़ के बैठे, दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, ये दूर की बात नहीं है, ये आज की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें उसके खिलाफ एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी दिखाना है। जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन कितने नुकात उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गए, बाद में मदरसों की रजिस्ट्रेशन होनी थी, मसलत का शिकार हो गए कि नहीं हुए। गुड और बैड एक दफा फिर बैठ जाए, दोबारा फिर कंसेंसस डेवलप करें, फिर वो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर वो अमल दरामद करें। जो पाक फौज कह रहे हैं वो एक कंट्रीब्यूट करती है और हमेशा से करती आई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक स्टेक होल्डर जो डायरेक्ट हैं, जो गवर्नेंस में शामिल हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और वो फेथ नहीं रखेंगे उस सिस्टम के ऊपर, स्टैंड अलोन कोई एक इदारा नहीं कर सकता। और DG साहब ने हार्ड स्टेट की भी बात की, हार्ड लाइन स्टेट की उन्होंने हिमायत की। खालिद चिश्ती साहब, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, वो तो उन्होंने कल क्लियर कर दिया, मेरे ख्याल है उससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने एक क्लैरिटी विद एग्जांपल्स मेरे ख्याल एक्सप्लेन कर दिया है, और आई थिंक वो मैसेज चला जाना चाहिए। ठीक है। और आपको लग रहा है कि खालिद चिश्ती साहब, अभी जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो जाएगी, रोजगार वहाँ पर जब मिलेगा लोगों को, तो फिर जैसे जो प्रॉक्सीज हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जो इन बेरोजगारों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको काउंटर करना आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, कैडेट कॉलेजेस वगैरह पे हमले क्यों होते हैं? हमारे दुश्मन जो हैं वो कैडेट कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे इसलिए हमले करते हैं कि यहाँ के बच्चे बलूचिस्तान के पढ़ लिख कर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना डेवलप कर लें बाय रीचिंग टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको मैंने कहता हूँ कि कंट्रीब्यूट ना कर पाए, इसीलिए वो डिटर करते हैं, खौफजदा करते हैं माँ बाप को, उन बच्चों को, कि अगर आपने कैडेट कॉलेज में गए या ये तालीम हासिल की या ये यूनिवर्सिटी में चले गए आप, तो जाहिर है उनके लिए खतरा है। जब बच्चा पढ़ता नहीं है, जिसको वो कहते हैं अनएजुकेटेड रहता है, तो वो इजी टारगेट होता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में एक बेहतर प्लानिंग करने के लिए हमें एजुकेशन को स्प्रेड आउट करना है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सिस्टम, जिसकी हम पहले भी बात करते हैं, सरदार सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा एजुकेशन को इनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि समझा जाता है कि अगर यहाँ के, उनके गाँव के, उनके ट्राइब के, उनके कबीले के लोग एजुकेटेड हो गए तो वो क्वेश्चन करेंगे, वो लॉजिक से बात करेंगे, वो रीजनिंग सुनना चाहेंगे। वो शायद अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं अभी वो हौसला बना के हम सुन सकें या उनको खुद एम्पावर करें। ठीक है। और इसके लिए खालिद चिश्ती साहब कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होंगे और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होगी जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और फिर ऑब्वियसली इनके नताइज भी जाहिर है लॉन्ग टर्म भी हमें मिलेंगे। फौरी तौर पर तो इसके कोई नतीजा सामने नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म कोई हल नहीं होता, आपको परसुएशन करनी पड़ती है, और जो गलतियां हमने 78 साल में की हैं उनका मदावा ना ओवरनाइट हो सकता है, ना कोई एक अपॉइंटमेंट होल्डर या ना कोई एक चीफ मिनिस्टर, ना कोई एक गवर्नर कर सकता है। लॉन्ग टर्म हमें फेथ लाना पड़ेगा, अपनी कन्विक्शन डेवलप करनी पड़ेगी, फिर मैनिफेस्ट करना पड़ेगा बिला लिहाज के। फिर हमें ये नहीं मसलतें देखनी पड़ेगी कि इस पार्टी की मुझे जरूरत है या उस पॉलिटिकल लीडर को मैंने ज्वाइन कराना है तो उसकी बात मान लूं। तो वो गिव एंड टेक इस तरह नहीं करना पड़ेगा। जब कंसेंसस डेवलप हो जाए तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त दिया और बलूचिस्तान में जो बिलखसूस सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ दिया। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, मसनूई ज़हानत के दौर में आखिरकार पाकिस्तान ने भी अपना कौमी डेटाबेस सेंटर कायम कर लिया है। स्काई 47 AI क्लाउड के नाम से कायम किए जाने वाली डेटाबेस सेंटर का इफ्तिताह गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किया। पाकिस्तान का अपना डेटाबेस सेंटर मुल्क में IT के फ़रोग़, मसनूई ज़हानत के मंसूबों में कितना मुआविन होगा? पाकिस्तानी डेटाबेस सेंटर मुल्क की मईशत, आला तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
इंडस्ट्री और हाईटेक के लिए किस कदर मुफीद होगा, इसी पर बात करेंगे और साथ ही साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के आलमी ताकत बनने के इम्कानात पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पाशा ज़ुहैब खान साहब। ज़ुहैब खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप एक IT माहिर होने के नाते स्काई 47 डेटाबेस AI क्लाउड को कैसे देखते हैं? स्काई 47 डेटा सेंटर पाकिस्तान की एक इमर्जिंग और उभरते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और पाकिस्तान में जिस तरह इसकी लॉन्च हुई, जिस तरह इसकी सपोर्ट है, आई थिंक एक नेशनल डेटा सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें AI इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आपकी एग्जीक्यूशन है। और इस किस्म की चीज़ों से जिस तरह आपने देखा कि दुनिया भर में एक डेटा सेंटर, खासतौर पे लोकल डेटा सेंटर, गवर्नमेंट की लोकलाइजेशन के लिए, चाहे उनकी वेबसाइट हो, ईमेल हो, उनका सॉफ्टवेयर हो, उनकी कम्युनिकेशन हो, लोकलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इक़दाम है। और अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिस पे अपना डेटा, अपनी कम्युनिकेशन, अपना ईमेल, अपना एक्सचेंज ये होस्ट कर सकेंगे। जी अच्छा, ये हुकूमती सरपरस्ती में स्काई 47 डेटाबेस सेंटर का क़याम, इसकी टाइमिंग कितनी अहम है? मंसूबा बर वक्त है या हम कुछ ताख़ीर से इस मंसूबे में जा रहे हैं? तो ये बहुत ही राइट टाइम पे हो रहा है और डेफिनेटली वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। पाकिस्तान में एक पहले भी डेटा सेंटर गवर्नमेंट की सतह पे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खातिर खा उस पर कोई इतना काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी है। और ख़ास तौर पे आप देखें दबे जब SIFC बनी अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड वज़ीर आज़म, और उसके बाद एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मेन वर्टिकल है। तो उसमें पॉलिसी साइड पे, ब्रांडिंग साइड पे चीज़ें तो हमारी चली रही हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी कमी थी। और जब आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी जैसे इदारे का क़याम हुआ, डीप का एक क़याम हुआ, हर जगह इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, इंडस AI कॉन्फ्रेंस हुई, इंडस रास कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल, आज पाकिस्तान का बाकी जो प्राइवेट डेटा सेंटर की इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर ने जो की हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह बैंकिंग सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर है, जिसने बहुत पहले अपनी तरक्की आगे लेके गए और वो लोकल अपने डेटा सेंटर और प्राइवेट थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को होस्ट किया हुआ है। आज अगर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े मंसूबे कर रही है तो उसके लिए लाजिम है कि हमारा एक स्टेबल नेशनल लेवल का डेटा सेंटर मौजूद हो, जिसका ये स्काई 47 के नाम से क़याम हुआ है। ज़ुहैब साहब, IT की नेशनल एक्सपोर्ट को 2030 तक $15 अरब का हदफ छूने के लिए क्या स्काई 47 गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखें, IT एक्सपोर्ट इस वक्त 4.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, बट एज पर स्टेट बैंक एक्चुअल हमारी IT की एक्सपोर्ट इस वक्त ऑलरेडी $10 बिलियन के करीब है, इंक्लूडिंग फ्रीलांसर्स। लेकिन स्टेट बैंक के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे रिपेट्रिएशन ऑफ 50% डॉलर रिटेन, अभी तक वो डिजिटल बैंकिंग के जरिए ऑन एयर नहीं हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जो कि 2 साल पहले उसका कानून लॉ स्टेट बैंक ने पास कर दिया था। इस किस्म के इक़दामात बैंकिंग लेवल पे जितनी जल्दी हो सकेंगे तो जाहिर है कोई भी बाहर के बैंक अकाउंट्स को रिपेट्रिएशन के लिए या पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान की ही बैंकिंग सेक्टर तरीके से यूज़ होगा। उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते वक्त देखती हैं कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। 5G स्पेक्ट्रम की अनाउंसमेंट बहुत बड़ा इकदाम, अब ये स्काई 47 डेटा सेंटर का क़याम, इस किस्म की अनाउंसमेंट या इस चीज़ के प्लान से एक इम्पैक्ट आता है कि जी हमारी पाकिस्तान के अंदर द गवर्नमेंट एंड द स्टेट इज सीरियस। और जिस तरीके से आपने देखा इसकी ओपनिंग पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखी, CDF, प्राइम मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, ऑल द स्टेक होल्डर्स वर इन्वॉल्व, विच मीन्स कि
इनेबलमेंट के लिए आपको पाकिस्तान एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी कंपनी जब किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां पे जाके हम लोकलाइजेशन, लोकल होस्ट कैसे करेंगे। अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और मजीद फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। और साथ साथ मैं आपके इस प्रोग्राम में एक और भी चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान का डेटा प्रोटेक्शन हुकूमत का खास तौर पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसेस जीमेल यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ईमेल एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, हॉटमेल यूज कर रहे हैं। व्हाई? क्यों हमारा डेटा किसी थर्ड पार्टी डेटा सेंटर के अंदर बाहर होस्ट है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है नहीं, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती है डिप्लोमेट या कमर्शियल विंग के लेवल पे। आज भी हमारी मूफा की वेबसाइट का आप जाके देखें, कुछ एम्बेसीज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उनका अपना डोमेन gov.pk का ईमेल एड्रेस नहीं है, थर्ड पार्टी ईमेल एड्रेसेस हैं, विच मीन्स इन स्काई 47 या लोकल नेशनल डेटा सेंटर का अपनाना बहुत जरूरी होगा। जिस तरह वजीर आजम ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस भी किया कि ऑल गवर्नमेंट नीड्स टू बी होस्टेड अंडर वन रूफ, विच मीन्स नॉट ओनली AI। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत है, इसके AI चैटबॉट, डेटा प्रोसेसिंग, हाई कंप्यूट GPUs इस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्काई 47 में होंगे। बट बेसिक चीजें, आपकी ईमेल होस्ट होना लोकल बहुत जरूरी है, आपका वेबसाइट लोकल होना बहुत जरूरी है, और उसकी वजह से आपकी चीजें कंट्रोल में और सिक्योरिटी भी तो होगी। अब साथ में बहुत बड़ा इक़दाम की जरूरत है कि हाउ अबाउट इट्स साइबर सिक्योरिटी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के IT सेक्टर और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर के लिए, कि जहां डेटा आता है उसकी सिक्योरिटी भी होती है। आई एम श्योर स्काई 47 इज गोइंग टू बी द हाईली सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना उन्होंने सर्टिफाइड और जिस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान को बहुत जरूरत थी, एंड आई एम श्योर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल प्राइवेट सेक्टर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर टू स्केल, टू डिजिटाइज इन अ वेरी हाई। क्योंकि जब लोकल डेटा सेंटर में आप कोई चीज होस्ट करते हैं तो उसका लेटेंसी रेट बहुत बेहतर होता है, आपका डेटा लोकल रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, और बहुत मैं समझता हूँ कि इसको अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए और इसको मॉनिटर भी किया जाए इसकी सक्सेस को, तो इट्स पाकिस्तान का एक बड़ा गेम चेंजर है इंशाल्लाह ताला। ये पाकिस्तानी डेटाबेस सेंटर जंग और बयानिए के मैदान में दुश्मन प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का सामान मुहैया कर सकेगा? ऑफ कोर्स, देखें पाकिस्तान का अगर आपका कोई भी डेटा किसी भी प्राइवेट सेक्टर का क्यों ना हो या गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर का बाहर हो, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जब आपका जिस तरह फिजिकल बॉर्डर होता है, उस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान ने दुनिया भर में दिखा चुके हैं कि हम लोग क्या चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और द वे पाकिस्तान ने जिस तरह ये जंग जीती है लास्ट ईयर, तो इसी तरीके से साइबर वॉर के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितनी चीज़ें हमारी लोकलाइज होंगी, उनकी साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करते हुए हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सक्सेस और हमारी इनेबलमेंट बहुत ही हाई लेवल पे होगी। जो आप देख रहे होते हैं कि जी फला वेबसाइट्स का एक दूसरे का हैक हो गया या हमारी ये चीजें हो गई, उसमें जाहिर है बहुत सारे एलिमेंट्स थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हो होते हैं। लोकल तो आपके पास लिमिटेशंस होती थी। तो इस किस्म के इक़दाम से आपको एक ही जगह को प्रॉपर सिक्योर करके मैनेज करके गवर्नमेंट के डेटा, वेबसाइट्स, उनके सॉफ्टवेयर, उनका AI, उनके प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना आसान भी होगा, और उन दुश्मन के लिए बहुत एक मुश्किलात भी होंगी कि पाकिस्तान की चीजें अंडर वन रूफ हैं। और मेरी जाहिर है इसके अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होगा कि यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर और चीजें मौजूद रहें, ताकि पूरा कंट्रोल उसका सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, उसकी इंटेलिजेंस, जो आपकी मैनेजमेंट होती है कि आपके पास कंट्रोल होता है हर चीज को मैनेज करने का, वो हम मैनेज कर सकेंगे। ज़ुहैब साहब, अगर UAE, इंडिया और दीगर ममालिक के डेटा बेसिस से कौमी डेटा बेस सेंटर का मुवाजना हम करें तो आप इसे कितने नंबर देंगे? देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह से एक बड़ा मुल्क है, और बहुत सारे जगहों पे प्राइवेट सेक्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं उन ममालिक के अंदर डेटा सेंटर बनाने के लिए। और वो जो भी प्राइवेट सेक्टर जिस मुल्क के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता है डेटा सेंटर के लिए, वो सबसे पहले देखता है कि उस
मार्केट के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है। पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमारा रीजनली जो कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस लेवल के हवाले से भी, और जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, क्योंकि डेटा सेंटर में जब आप कुछ चीज मैनेज करते हैं, होस्ट करते हैं, तो आपको टीम भी चाहिए होती है उसको रिमोटली सर्वर मैनेजमेंट के लिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए। तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कंपैटिटिव एडवांटेज है कि रीजनली आपको एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट ब्रेन ना सिर्फ रीजन में, दुनिया भर में लोगों को मिलेगा कि पाकिस्तान में आए, अपने होस्ट करें चीजों को और यहाँ से रीजनली सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो एक बहुत मेजर फर्क होगा। जाहिर है वहाँ खासतौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत पहले से ये चीजें शुरू हुई हुई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिफरेंट लेवल की हुई हुई, थर्ड पार्टी उसको मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट भी उनकी सपोर्ट है। तो जाहिर है इससे सक्सेस फैक्टर तो होता है, बट पाकिस्तान उस पॉइंट पे अब चल पड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला आपने जैसे देखा, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान, आपको याद हो 3G 4G में भी थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में वो छा गया। तो पाकिस्तान ने जब भी माशाल्लाह से कोई काम टाइमली किया है, हमेशा वो नेक्स्ट लेवल पे ही गया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरह IT एक्सपोर्ट आपने देखी, जब SIFC का कयाम हुआ उस वक्त IT की एक्सपोर्ट रुकी हुई थी 2 साल तक, $2.1 बिलियन तक। तो आप ये देखें कि वो उस वक्त जो चीजें ग्राउंड लेवल पे ठीक की थी, उस पर ब्रांडिंग हो रही थी, डेलीगेशन जा रहे थे, पॉलिसी बेहतर हो रही थी, उसका इम्पैक्ट 2-4 महीने में नहीं आया, उसका इम्पैक्ट आज तक आए चले जा रहा है और इंशाल्लाह आगे चलता चला जाएगा। तो स्काई 47 भी इसी तरीके से कंटिन्यूटी रही, इसी तरीके से सपोर्ट रही, तो आप देखें इंशाल्लाह ताला स्काई इज द लिमिट वाली बात है। इट्स गोइंग टू बी द ग्लोबल रीजनल डेटा सेंटर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पाशा ज़ुएब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान में IT की फील्ड में जिस तरह से जिद्दत आ रही है उस हवाले से वो इज़हार ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगले मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।